Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to define Cauchy sequence. Then we will prove some related theorem. Also, one of the famous theorem related to the Cauchy sequence is that Cauchy general principle of convergence. We will also prove that theorem. So first we start from the definition of the Cauchy sequence. A sequence Sn of real number is said to be Cauchy sequence if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught which depend upon epsilon such that the difference between any two terms after n naught is less than epsilon. यानी अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे ये एक पिक्चर बनाई गई है, इसमें आप देखेंगे कि अगर हमारे पास ये 1 को कन्वर्ज करता है सीक्वेंस, अगर हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, तो यहाँ पर इससे मुराद ये होगी कि अगर हम इस स्ट्रिप को ड्रा करें जिसकी विड्थ 3 के बराबर है, इसमें फिर एक एन नॉट ऐसा एग्जिस्ट करेगा. फॉर एग्जांपल वो एन नॉट हमें यहाँ से लग रहा है कि इस जगह पर ये वाली जो टर्म्स हैं हमारे पास इस जगह पर जो बनती हैं, इन टर्म्स के बाद बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनमें किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस लें. अब देखें क्योंकि जब हम सीक्वेंस की टर्म्स ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग है और वैल्यू ऑफ एन जो है वो एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो कोई भी जो दो टर्म का डिफरेंस होगा उससे मुराद ये होगी, फॉर एग्जांपल एक टर्म हम ये कंसीडर कर रहे हैं और एक टर्म हमारे पास इस जगह पर मौजूद है, तो इन दोनों यहाँ पर जो एस एन माइनस एस एम मॉड दिया हुआ है मींस के इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यहाँ पर वो हमारे पास ये लेंथ आएगी कि अगर इसको यहाँ तक ले जाएं और इसको यहाँ तक ले जाएं तो ये वाला जो डिफरेंस होगा, तो ये डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन जब हम मॉड कंसीडर करेंगे तो हमारे पास ये फिर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन ये हमेशा 3 से लेस होगा. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ कंसेक्टिव टर्म्स की बात करें, मीन्स ये भी पॉसिबल है कि ये वाली टर्म जो है फॉर एग्जांपल 100th प्लेस के ऊपर हो और जो आगे वाली टर्म की आप बात कर रहे हैं वो 1 बिलियंथ प्लेस के ऊपर हो. लेकिन एन नॉट के बाद फॉर एग्जांपल जहाँ जो भी एन नॉट आएगा हमारे पास जितनी भी टर्म्स आएंगी उससे पहले, उसके बाद जो इनफाइनाइट पार्ट हमारे पास बनता है उसकी तमाम टर्म में से किसी दो का डिफरेंस जो है डैट मस्ट बी लेस दैन एप्सिलॉन. और नो डाउट ये एन नॉट एप्सिलॉन पे इस तरह डिपेंड करेगा कि जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट ले लें, फॉर एग्जांपल यहीं पर आप नोट करें अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू कम ले लेते हैं कि इसके दरमियान हो अगर तमाम की तमाम टर्म्स, तो आप देखेंगे कि एन नॉट फिर अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करेगा. पहले हमारे पास एन नॉट इस जगह पर था, तो अब हमारे पास जो एन नॉट है उसी लिहाज से अगर हम फिगर आउट करने की कोशिश करें तो ये तकरीबन इसके बाद वाली जो टर्म्स, बल्कि यहाँ पर भी इसके बाद वाली जो टर्म्स हैं जितनी भी वो तमाम की तमाम टर्म्स में किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस फिर लेस दैन इस एप्सिलॉन से आएगा, जिसके लिए हमने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा की है. तो हम जब डिफरेंट एप्सिलॉन कंसीडर करते रहेंगे, एन नॉट चेंज होता रहेगा, तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन जो है वो वैलिड होनी चाहिए. मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास ये सीक्वेंस है 1/n. हमने इसको प्रूव करना है ये कॉची सीक्वेंस है. पीछे यही क्वेश्चन हमने इस तरीके से किया था कि बाय डेफिनेशन हमने साबित करना था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इज़ इक्वल टू 0. आप देखें जब बाय डेफिनेशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये प्रूव करना था कि अगर हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है तो फिर हम कहते थे देन देयर एग्जिस्ट एन नॉट जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन such that एस एन माइनस इसकी लिमिट 0, यानी इसकी जगह पर हमारे पास आ जाता है एस एन की जगह पर 1/n. तो 1/n
minus 0 mod is less than epsilon for all n is greater than n naught। तो जहाँ पर बाय डेफिनेशन क्वेश्चन करने से मुराद ये होती थी कि हमने असल में हर एप्सिलॉन के लिए एन नॉट फाइंड करना है। मींस एक हम ऐसी एक्सप्रेशन फाइंड करते थे कि एप्सिलॉन की डिफरेंट वैल्यू लेते रहते थे और उससे हमारे पास एन नॉट आता रहता था। मींस कोई एक्सप्रेशन होती थी विच गिव्स अस रिलेशन बिटवीन एन नॉट एंड एप्सिलॉन। सो हेयर वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग बट विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। जैसे जब हम एस एन को कंसिडर कर रहे हैं कि ये 1/n के बराबर है, हमने कंसिडर कर लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन। सो नो वी हैव टू फाइंड एन नॉट डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। सो हेयर वी आर चूजिंग एन नॉट इन सच अ वे दैट एन नॉट इज़ ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। और इसको यहाँ पर कंसीडर करने की रीज़न है, असल में लिख हम इसको पहले देते हैं लेकिन इसकी रीज़न हमें बाद में पता चलती है, क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली जब हम एक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं बाद में उसको लिखने का तरीका होता है इस तरीके से। और ये हम असल में फाइंड कैसे करते हैं, देखें फाइंड हम इस तरीके से करते हैं कि जब एस एन माइनस एस एम मॉड हम बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/n माइनस 1/m मॉड। और इसके ऊपर अब हम अगर ट्रायंगुलर इनक्वलिटी यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/n प्लस 1/m, यानी 1/n का मॉड प्लस 1/m का मॉड। लेकिन क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो हम इसमें मॉड नहीं लिखते। यानी ट्रायंगुलर इनक्वलिटी जो हमने इसमें यूज़ की है वो है a माइनस बी इज़ लेस दैन और इक्वल टू मॉड ऑफ a और प्लस मॉड ऑफ b। अच्छा, अब जब दोनों ये हमारे पास 1/n और 1/m आ जाते हैं, हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये रीज़न होती है यहाँ से कि हम इसको एन नॉट को 2/एप्सिलॉन कंसीडर करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में देखें अब अगर हमें m और n ग्रेटर देन एन नॉट हो तो ये किस सूरत में एप्सिलॉन के साथ रिलेट करवाएंगे इसको। आप देखें कि यहाँ पर हमें गिवन है n इज़ ग्रेटर देन एन नॉट और ये एन नॉट है ग्रेटर है 2/एप्सिलॉन। और क्योंकि ये पॉजिटिव है इस वजह से हम इनके ऊपर जब रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे इनका तो ये 1/n इज़ लेस दैन 1/n नॉट एंड दिस इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2। तो ये रिलेशन यहाँ पर लिखी गई है। ऐसे ही हमारे पास जो m है डेट इज़ ग्रेटर देन एन नॉट, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर अब हम इनको जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि जब m n ग्रेटर देन होंगे एन नॉट के तो देन 1/n इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड 1/m इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन। सो वी हैव प्रूव्ड दैट कि एस एन माइनस एस एम मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एम एन इज़ ग्रेटर देन एन नॉट and this n naught is greater than 2/epsilon, means if we have given an epsilon then we can find an n naught। जैसे देखें अगर एप्सिलॉन हमें गिवन हो कि ये 5 के इक्वल है तो हमारे पास एप्सिलॉन अगर गिवन है ये 5 के इक्वल है तो एन नॉट को किस तरीके से कंसीडर करेंगे कि एन नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन 2/5। अब जो भी इंटीजर हमारे पास 2/5 से बड़ा होगा हम उसको इसकी जगह पर कंसीडर कर सकते हैं, एन नॉट को वो कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू होती 1/2 तो फिर एन नॉट हमारे पास आ जाता इज़ ग्रेटर देन, ये बन जाता 4। मीन्स 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू एन नॉट की हम कंसीडर कर सकते हैं विच इज़ 5, 6, 7 जो भी हो। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि इफ़ वी चूज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन वी कैन फाइंड एन नॉट सच दैट दिस कंडीशन इज़ वैलिड। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, हैंस वी प्रूव दैट 1/n इज़ अ Cauchy sequence. Now next we have a theorem that a Cauchy sequence of real number is bounded. Means if Sn is a Cauchy sequence then we have to prove that there exists a positive number lambda such that
Sn mod is less than equal to lambda for all n belongs to the set of positive integers। यहाँ पर अगर इक्वलिटी ना हो हमारे पास तब भी इससे एड सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इक्वलिटी के साथ लैम्डा की वैल्यू 1 है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी के साथ हम 1.1 भी उसको लैम्डा को कंसीडर कर सकते हैं। चले प्रूफ की तरफ आते हैं। आप देखें, वी हैव गिवन दैट एस एन इज़ अ कॉची सीक्वेंस, सो वी यूज़ द डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट such that Sn minus Sm mod is less than epsilon for all m n is greater than n naught। ये तो हमने अप्लाई कर ली डेफिनेशन। क्योंकि Sn कॉची सीक्वेंस है तो ये स्टेटमेंट हर एप्सिलॉन के लिए वैलिड है, चाहे उसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 10.1 हो, 1 बिलियन हो। हम अपने प्रूव करने के लिए वी कंसिडर इट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। If you take another value of the epsilon, then the solution of or proof of this theorem is the similar one। लेकिन 1 क्योंकि लिखने में बहुत आसान है और सिंपल है, that's why we use this number। So we write it in this way that Sn minus Sm mod is less than 1 for all mn greater than n naught। Now here we fix m को क्योंकि n से n नॉट से बड़ा होना चाहिए, नो डाउट n के लिए भी ये कंडीशन है, तो m की जिस वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड होगी वो हमारे पास बनती है n नॉट प्लस 1, n नॉट प्लस 2, n नॉट प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन। नो डाउट n की भी सिमिलर वैल्यूज़ के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है। तो हम फिक्स कर लेते हैं n नॉट प्लस 1, ताकि फिक्स करने से ये होगा कि एस एम इधर वेरिएबल के तौर पर बिहेव कर रहा है, इन तमाम टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस एन प्लस 1, एस एन प्लस 2, एन प्लस एस एन एस एन नॉट प्लस 1, एस एन नॉट प्लस 2, एस एन नॉट प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन। बट वेन एवर वी फिक्स डैट एन नॉट प्लस 1, तो इसका मतलब है कि ये फिर कोई फाइनाइट नंबर होगा हमारे पास, क्योंकि हमने टर्म को फिक्स जो कर दिया। जैसे देखें 1 एक सीक्वेंस है हमारे पास 1, फिर है 1/2, फिर है 1/3 एंड अप टू सो ऑन। अगर n नॉट की वैल्यू 100 होगी तो फिर तो सिंपली ये 1/100 जो है उसके इक्वल होगा, जो एक फाइनाइट नंबर होगा। और अगर n नॉट प्लस 1 हम कंसीडर कर रहे हैं तो n नॉट अगर 100 n नॉट प्लस 1 101 आ जाएगा, तो वो 1/100 जो है डेट इज़ आल्सो अ फिक्स नंबर। सो वी कंसीडर नो एस एन मॉड, क्योंकि हमने इस डेफिनेशन की फॉर्म के अंदर एंड रिजल्ट लेकर आना है। सो डेट्स वाई वी कंसीडर एस एन मॉड विच कैन बी रिटन एज एस एन माइनस एस एन नॉट प्लस 1 प्लस एस एन नॉट प्लस 1, and by triangular inequality we have the following expression. Now the first one is less than equal to 1 because this statement is valid for any nm greater than n naught. So we are taking here 1 n naught plus 1 instead of m, which is also greater than n naught. So this statement will be valid, and this is a finite number now, so we write it as it is। एंड वी हैव फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन n नॉट। तो हमने जो साबित किया है वो किया है कि एस एन मॉड जो है डेट इज़ लेस देन 1 प्लस एस एन नॉट प्लस 1, यानी ये कोई फिक्स रियल नंबर है फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन n नॉट। अगर हम इसको लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं तो फिर इस जगह पर ये n इज़ ग्रेटर देन n नॉट है, लेकिन हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। सो डेट्स वाई हम देखें लैम्डा को किस तरीके से चूज़ करते हैं। हम लैम्डा को कंसीडर कर रहे हैं कि वो S1 मॉड है या S2 मॉड है या Sn नॉट मॉड है या 1 प्लस Sn नॉट प्लस 1 मॉड है, यानी इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वही वैल्यू होगी लैम्डा की। अब देखें ये स्टेटमेंट तो तमाम n इज़ ग्रेटर देन n नॉट के लिए वैलिड है, मींस अगर टर्म n नॉट से बड़ी होगी तो श्योरली वो तमाम की तमाम इनफाइनाइट टर्म्स जो हैं वो 1 प्लस n नॉट
+1 से छोटी होंगी। अब इन टर्म्स के बारे में क्या ख्याल है जो एन नॉट से पहले हैं, जिसमें S1 है, जिसमें S2 है, जिसमें S3 है एंड अप टू सो ऑन, और फिर Sn नॉट है। अब क्योंकि ये फाइनाइट फिक्स नंबर है तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये तमाम की तमाम फाइनाइट नंबर इस से कम हो, और फ़र्ज़ करें अगर इससे कम है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ये स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई इनमें से बड़ा है, जैसे S3 जो है वो S1 से भी बड़ा है, S2 से भी बड़ा है, Sn नॉट से भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो लैम्डा की वैल्यू हम उस S3 को कंसीडर कर लेंगे, तो बाकी तमाम तो फिर ऑटोमेटिकली उसको सेटिस्फाई करेंगे। इस वजह से जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा वी विल टेक लैम्डा दैट नंबर सो दैट वी कैन गेट अ स्टेटमेंट दैट Sn mod इज़ लेस देन लैम्डा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि Sn एक ऐसा, अगर Sn कॉची सीक्वेंस है तो फिर श्योरली वो बाउंडेड भी होगा। नो हियर वी हैव अ रिमार्क। देखें हमने प्रीवियस जो थ्योरम था उसमें प्रूव किया है कि अगर Sn हमारे पास कोई कॉची सीक्वेंस है तो ये इम्प्लाई करता है कि Sn जो है डेट इज़ आल्सो अ बाउंडेड। बट व्हाट अबाउट द कन्वर्स, कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस हो तो क्या कॉची सीक्वेंस होगा? तो ये रिमार्क हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमने देखें कंसीडर किया है, एक सीक्वेंस को कंसीडर किया है जो है -1 टू द पावर n वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मीन्स ये सीक्वेंस हमारे पास जो है वो है -1 1 -1 1 अप टू सो ऑन। सो दिस सीक्वेंस इज़ बाउंडेड क्योंकि इसकी तमाम टर्म्स जो हैं वो उसका मॉड 1 के बराबर है, विच इज़ लेस दैन 2 और मे बी 1.1 और 1.3, जो मर्ज़ी आप नंबर कंसीडर कर लें, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। और या हम इसको इस तरह भी लिख देते हैं कि n बिलोंग्स टू n, क्या इस तरह लिख देते हैं n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन अब हमने साबित करना है कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, तो ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें प्रूव करना पड़ेगा। वैसे तो कैसे हो सकता है कि हम वैसे ही कह दें कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है? तो बाय डेफिनेशन हमने जब इसको प्रूव करना है तो हम जो मेथड अडॉप्ट करते हैं वो क्या है? देखें, कॉची सीक्वेंस अगर Sn है तो हमने प्रूव करना होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, और फिर आगे वो एक्सप्रेशन होती है हमारे पास। लेकिन जब उसके कन्वर्स की बात करेंगे तो फिर हम अगर कोई एक एप्सिलॉन ऐसा फाइंड कर लें जिसके लिए कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन वायलेट हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो ये प्रूव करना इस लिहाज से निस्बतन आसान होता है कि कोई सीक्वेंस कॉची नहीं है, लेकिन उसमें लैम्डा फाइंड करना, एप्सिलॉन फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे देखें, जब हम इसमें एप्सिलॉन को 1 कंसीडर करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कहते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट जो है वो एग्जिस्ट करता है सच डैट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, और इन अदर वर्ड दिस स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू इफ़ Sn इज़ अ कॉची सीक्वेंस। तो हम यही साबित करते हैं कि ये स्टेटमेंट असल में ट्रू नहीं है। तो अगर सिर्फ एक ही आपने एप्सिलॉन ऐसा फाइंड कर लिया है तो बाकियों के लिए फिर ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन ये प्रूव हो जाता है कि सीक्वेंस कॉची नहीं है। देखें क्या ट्रिक इसमें इस्तेमाल होती है कि m की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं 2k+1, n की वैल्यू 2k+2, यानी एक हमारे पास जो है वो ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है। और क्या हमने कंसीडर किया है कि 2k+1 असल में n नॉट से बड़ा है, क्योंकि n नॉट से बड़ा होगा तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं ना डेफिनेशन। अब हम किस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं? Sm माइनस Sm मॉड इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर 2n+2 और -1 टू द पावर 2k+1। सॉरी, इसमें यहाँ पर 2
के प्लस 2 आना चाहिए था, क्योंकि n की वैल्यू 2k प्लस 2 है और m की वैल्यू 2k प्लस 1 है। अच्छा, अब ये अगर -1 की इवन पावर है वी गेट 1 और -1 की ऑड पावर है वी गेट -1, बट दिस नेगेटिव गिव अस +1, सो वी गेट 2। और लेकिन हम तो ऊपर कह रहे थे कि ये एक्सप्रेशन लेस देन 1 है, तो वहाँ हमने क्या रिजल्ट निकाला कि ये एक्सप्रेशन जो कि 2 के इक्वल है डेट इज़ लेस देन 1, विच इज़ नॉट ट्रू। हैंस वी कंक्लूड डेट Sn इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता, हालांकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन कॉची नहीं है। और एक बात और नोट करने वाली है कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं है। आगे हम थ्योरम में प्रूव करेंगे कि रियल नंबर्स का अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉची सीक्वेंस ही होता है। कुछ क्वेश्चंस है इसी लिहाज से कि ये दोबारा से पिछले दो रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनता है कि प्रूव डेट एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ बाउंडेड बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। मीन्स पिछला थ्योरम और ये रिजल्ट आपने इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट है प्रूव डेट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अपना जहन आजमाएं कि किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। Now we have an important theorem that every Cauchy sequence of real number has convergent subsequence। अब ऑलरेडी हम एक रिज़ल्ट कर चुके हैं जिसको हम इसके प्रूफ में यूज़ करेंगे, वो है कि Sn अगर Cauchy सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड भी होगा। अगर वो बाउंडेड होगा तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि Sn मैक्सिमम वैल्यू रखता है, तो इसमें असल में सुप्रीमम, इन्फीमम और जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब देखें, अगर हम सीक्वेंस कंसीडर करते हैं 1/n, तो इसको नो डाउट अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन। अब क्लियरली इसका जो सुप्रीमम है 1 है और इन्फीमम 0 है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। उसको किस तरीके से हम देखते हैं, आप जानते हैं कि सुप्रीमम फाइंड करने के लिए असल में हम सेट ऑफ अपर बाउंड लेते हैं। तो इस सीक्वेंस का जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है वो हमारे पास ये हाफ ओपन इंटरवल है 1 से इन्फिनिटी तक। अब इसमें हम सबसे छोटी वैल्यू या मिनिमम वैल्यू देखते हैं जिसे हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, जो कि 1 है। तो 1 इसका सुप्रीमम है। इसी तरीके से जब हमने इन्फीमम फाइंड करना होता है तो हम इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड कंसीडर करते हैं। इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड जो है वो -इन्फिनिटी से 0, ये हाफ ओपन इंटरवल है, और इसमें सबसे बड़ी या ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 है, तो जिसे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, और ये असल में इन्फीमम कहलाता है। लेकिन अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखनी हो तो जैसे इसमें हम देख रहे थे कि मिनिमम वैल्यू 1 है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो इस सेट में हम डायरेक्टली देखते हैं कि इसमें जैसे मैक्सिमम वैल्यू हमें नज़र आती है कि 1 है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है। अब इस वजह से हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि Sn जो है मैक्सिमम वैल्यू रखता है, और आगे हम फिर नेक्स्ट पार्ट में कंसीडर करेंगे कि अगर वो मैक्सिमम वैल्यू ना रखता हो तो फिर क्या केस होगा। देखें, फ़र्ज़ करें कि हम एक बाउंडेड सीक्वेंस जो है उसको ड्रा करते हैं इस तरीके से कि अगर हम अब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। टर्म्स हम इसकी इस तरीके से, फॉर एग्जांपल पहली टर्म हमारे पास ये आ जाती है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे यानी सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो चलती जाती हैं, आगे जैसे मर्जी चलता जाए। अब इसमें आप देखें, हम Sn1 कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ Sn वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम देखते हैं कि शुरू में 1 से लेकर
इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। तो आप नोट करेंगे हमें वाज़ह तौर पर जो दिख रहा है इस डायग्राम में जो हमने की है कि मैक्सिमम टर्म हमारे पास ये है। तो इसका मतलब ये है कि हम असल में ये है 1 2 3 4 5 6, तो ये हम n1 की वैल्यू 6 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और फिर हम Sn2 फाइंड करेंगे जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी Sn सच डेट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n1। इसमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जैसे हमने यहाँ पर 6 को कंसीडर किया, तो 6 के बाद अगर हम बात करेंगे और इक्वलिटी भी लेंगे फिर तो वही टर्म ही होगी मैक्सिमम, यही Sn1 वाली टर्म ही सबसे बड़ी होगी। जब हम इधर इक्वलिटी नहीं लेंगे फिर हमारे पास इसके बाद जो भी मैक्सिमम टर्म होगी वो हम कंसीडर करेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पर तो फ़िलहाल हमें यही टर्म नज़र आ रही है कि Sn2 जो टर्म होगी वो असल में यही टर्म होगी। ऐसे ही Sn3 हमारे पास अब थोड़ा सा यूँ लगता है कि अब ये टर्म होगी Sn3 क्योंकि ये इससे छोटी है। तो लेकिन जब हम Sn4 की बात करेंगे तो अब इसके बाद वाली टर्म्स की बात करेंगे, पहले वाली अब छोड़ देंगे। लेकिन जो भी है आप देखें सबसे बड़ी टर्म ये है, फिर उसके बाद ये उससे छोटी है, फिर उसके बाद ये उससे छोटी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उससे छोटी होगी। यानी जो सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा। तो यही हम देखें मेंशन करें, और क्योंकि इसकी टर्म्स ये हमारे बड़े सीक्वेंस में से है, Sn में से है, तो इस वजह से ये एक सब सीक्वेंस होगा। तो अब नोट करें हमने Sn के एक सब सीक्वेंस फाइंड किया है और ये सब सीक्वेंस जो है डिक्रीजिंग है, और नो डाउट अगर Sn बाउंडेड है तो इसकी टर्म्स भी तो सारी की सारी इसी स्ट्रिप में होंगी, तो ये भी बाउंडेड होगा। और हम ऑलरेडी थ्योरम कर चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होता है। इसी वजह से हैंड इसी जगह कन्वर्जेंट मीन्स हमने Sn के ऐसा सब सीक्वेंस फाइंड किया है जो कि कन्वर्जेंट है। अब दूसरे केस की तरफ आते हैं कि हम कहते हैं कि अगर Sn जो है वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखता तो फिर क्या केस होगा। इस केस के अंदर आप देखें कि जो डायग्राम बनती है अगर हम उस सीक्वेंस की बनाएं तो दोबारा से हमें इस किस्म की डायग्राम होगी जैसे ये 1/n की है मिनिमम वैल्यू के लिए। नो डाउट अगर हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात करें जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखता वो -1/n है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है वो -1 है, लेकिन सॉरी और ठीक है मिनिमम वैल्यू -1 है, इन्फीमम भी -1 है, सुप्रीमम ज़ीरो है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखता क्योंकि वो इसमें मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से जो डायग्राम बनेगी जो सीक्वेंस मैक्सिमम वैल्यू ना रखता हो और बाउंडेड भी हो तो वो कुछ इस किस्म का देखें केस बनता है कि अगर हम उसको ड्रा करना चाहें यहाँ पर उसी तरीके से दोबारा से, तो ये हमने आगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसकी ड्रा कर दी। तो जो टर्म्स आ रही होंगी तो वो इस तरीके से होगा कि देखें सीक्वेंस ऐसे बेशक चला, लेकिन आगे जाकर वो इस तरह बढ़ता जा रहा है, उस तरफ चलता है, तो इसकी कोई आपको मैक्सिमम वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो हम इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखता तो देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर n such that Sn where n is greater than n has no maximum value। नो डाउट अगर तमाम इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखता तो इसके लिए भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखेगा। यानी हमने कहा ऐसे ही अपनी तरफ से ये वन वे भी दिया जा सकता है कैपिटल एन को n=1 कि ये एक कैपिटल एन होगा जिसके बाद सीक्वेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखता। अच्छा, अब हम क्या कंसीडर करते हैं, वी कैन फाइंड सम Sm और वो Sm जो है Sn से ग्रेटर है। असल में हम सब सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से हम इस तरह कंसीडर कर रहे हैं कि Sn जो है आप नोट करें अगर हमने इसको चूज़ कर लिया है, अब इसके बाद हम Sm जो कंसीडर कर रहे हैं
उसको एस एन से भी बड़ा कंसीडर कर रहे हैं, और नो डाउट वो एस एम एस एन से बड़ा कोई ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखें यहाँ पर अगर हमारे पास एस एन जो है ये टर्म है, और इसके बाद इसको हम कंसीडर कर सकते हैं इन टर्म्स को छोड़कर एस एम, जो कि एस एन से बड़ी होगी, ठीक है, और ये ज़रूर होल्ड करेगी। अदरवाइज़ आप कहें कि भाई इससे बड़ी टर्म होल्ड नहीं करेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इनमें से कोई ना कोई फिर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इवन एस एन भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पर ऐसी टर्म्स मौजूद है जो कि इसके दरमियान जो है इनसे बड़ी हैं, और तो वो उनकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एस एन की आफ्टर एन इज़ ग्रेटर देन एन, ठीक है, एन इज़ ग्रेटर देन एन के बाद की बात करें मैक्सिमम वैल्यू। तो इस वजह से इसके दरमियान जो टर्म्स होंगी एस एम और एस एन वो तमाम की तमाम इससे छोटी होंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं कि एस एन वन इज़ इक्वल टू एस एन प्लस वन, और उसके बाद नो एस एन टू को हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं, डेट इज़ द फर्स्ट टर्म आफ्टर एस एन प्लस सॉरी एस एन वन सच डैट एस एन टू इज़ ग्रेटर देन एस एन वन। ये हम इस आइडिया से ले रहे हैं जो पीछे हमने यहाँ पर पेश किया है कि अगर हम एस एन को फिक्स कर लेते हैं पहले, तो एक एम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच डैट एस एम इज़ ग्रेटर देन एस एन, और ये वाली टर्म जो है पहली बड़ी टर्म होगी एस एन के बाद। अगर वो पहली बड़ी टर्म ना हो तो फिर इनमें से कोई ना कोई जो है वो बड़ी टर्म हो जाएगी। तो इस लिहाज से हम पहली बड़ी टर्म कंसीडर कर रहे हैं उसको। इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ौरन बाद है, लेकिन जितनी भी टर्म्स छोड़कर पहली बड़ी टर्म। तो इस लिहाज से जो एस एन प्लस टू है ये पहली बड़ी टर्म है एस एन वन के बाद। इसके बाद एस एन थ्री को इस तरीके से जनरेट करते हैं कि डेट इज़ द फर्स्ट बिगर टर्म आफ्टर एस एन टू, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो मीन्स जो हमने पीछे डायग्राम ड्रा की थी वो इस तरह हो तकरीबन बन जाता है हमारे पास कि ये तो कैपिटल एन है, और इसके बाद जो पहली टर्म हमने कंसीडर कर ली एस एन वन, वो तो इसको कंसीडर कर लिया, फ़र्ज़ करें वो यहाँ पर है। अब इसके बाद इसके अंदर बेशक हो सकता है छोटी टर्म्स भी हों उससे, लेकिन एस एन टू को जो हमने कंसीडर किया उसको एस एन वन से बड़ा कंसीडर किया, वो यहाँ पर है उससे बड़ी टर्म। ऐसे ही हो सकता है उसके बाद टर्म्स नीचे ऊपर जाए, या हो सकता है डायरेक्ट इसके बाद वाली जो बड़ी टर्म्स है वो हमारे पास एस एन थ्री है। ऐसे ही उसके बाद जो ये बड़ी टर्म है वो एस एन फोर है, लेकिन ये हमेशा हमारे पास जो हॉरिजेंटल स्ट्रिप है उसके अंदर ही रहेंगी, क्योंकि जो एस एन सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस की टर्म्स है। लेकिन हमने ये सीक्वेंस जो कंस्ट्रक्ट किया है किस किस्म का सीक्वेंस है कि हमने एस एन के ऐसा सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया है सच डैट कि इट इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और एस एन के बाउंडेड सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है तो ये भी बाउंडेड होगा, तो जिसकी वजह से अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी हो और बाउंडेड भी हो तो फिर वो कन्वर्ज करता है। इसका मतलब है कि जो कॉशी सीक्वेंस हमारे पास होता है उसका जो ऐसा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो कन्वर्जेंट हो। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस प्रूफ की बात करें, जिस रिज़ल्ट को हमने यूज़ किया था इसमें वो ये था कि हर कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड होता है। मींस अगर हमें यहाँ गिवन होता कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल इसी तरीके से होता। और आप देखें यही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिवन है कि प्रूव दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। Now we have a theorem which is known as Cauchy general principle for convergence of sequences. इसको लिए बाज़ दफ़ा टर्म यूज़ की जाती है कॉशी क्राइटेरियन। फॉर सीक्वेंसेस, क्योंकि ये तकरीबन डिफरेंट जो मैथमेटिकल कन्वर्जेंस से रिलेटेड नोशंस हैं उनके लिए होल्ड करती है। तो मैथमेटिक्स में अगर आप सर्च करें कॉशी क्राइटेरियन या कॉशी प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस या जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस, तो ये आपको सीक्वेंस के लिए सेपरेट मिलेगी, सीरीज़ के लिए, इंटीग्रल के लिए, डिफरेंट जहाँ पर भी कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पर ये आइडिया जो है वो हमें मिलता है।
तो इस वजह से साथ हम यहाँ पर सीक्वेंस का वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉची सीक्वेंस। मीन्स के अगर कोई रियल नंबर का सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो वो कॉची सीक्वेंस होगा, अगर कोई कॉची सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा। तो प्रूफ के लिए आप देखें, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट एस एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस which converges to S. Now we have to prove that Sn is a Cauchy sequence. कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में तो आप जानते हैं कि बाय डेफिनेशन अगर Sn S को कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट n naught from the set of positive integers such that Sn minus S mod is less than epsilon for all n is greater than equal to n naught. अब अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन बाय 2 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन बाय 2 कंसीडर किया है। अगर आप एप्सिलॉन भी लिख देंगे तब भी प्रूफ हो जाएगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखें, अब हमने दो इंटीजर कंसीडर किए, एक n और एक m, जो कि n नॉट से बड़े हैं। तो इसका मतलब है कि n के लिहाज से ये स्टेटमेंट भी वैलिड है और m के लिहाज से भी ये स्टेटमेंट वैलिड है। नो वी कंसीडर Sn माइनस Sm mod. This can be written as Sn minus S plus S minus Sm mod, which is less than equal to these two expressions, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ की है। अब पहली टर्म भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, इसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया यहाँ पर Sm माइनस S, तो ये टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। सो वी हैव प्रूव डैट for all epsilon greater than 0 Sn minus Sm mod is less than epsilon whenever n is greater than m is greater than n naught. तो प्रूव हो जाता है कि Sn कॉची सीक्वेंस है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 ना लिखते, एप्सिलॉन लिखते, तो यहाँ पर फिर ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आ जाता। तो आप कह देते कि अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है इसको एप्सिलॉन 1 कंसीडर कर लेते, तो क्या आ जाता? फॉर ऑल एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट सच दैट दिस स्टेटमेंट इज़ वैलिड। तो इससे भी कोई फ़र्क ना पड़ता। तो इस तरह भी किया जा सकता है। अब कन्वर्स देखें। कन्वर्स के लिए हम सपोज करें Sn इज़ अ कॉची सीक्वेंस, so then for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m1 such that this is the definition Sn minus Sm mod is less than epsilon by 2 for all nm greater than m1। इसमें भी हमने एप्सिलॉन बाय 2 कंसीडर किया है। अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन बाय 2 भी पॉजिटिव नंबर होगा। अगर आप इसकी जगह पर सिर्फ एप्सिलॉन लिख लें फिर भी प्रूफ में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि हमें गिवन है Sn कॉची सीक्वेंस है और पीछे हम प्रूव कर चुके हैं कि हर कॉची सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है, तो इसी वजह से हमने लिखा इट हैज़ अ सब सीक्वेंस Sn के विच इज़ कन्वर्जेस टू S से। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो वी कीप द सेम एप्सिलॉन, बट नो डाउट क्योंकि ये Sn के एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज करता है इसको, तो उसके लिहाज से m2 एग्जिस्ट करेगा सच डैट दिस स्टेटमेंट इज़ वैलिड। नो डाउट ये Sn के Sn की टर्म्स के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा, उसी से मिलकर जो है वो सब सीक्वेंस एक बन रहा होगा। अब देखें, जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है और ये दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है, तो पहली स्टेटमेंट वैलिड है m1 के बाद। फ़र्ज़ करें ये m1 है और इसके बाद ये स्टेटमेंट वैलिड है। दूसरी स्टेटमेंट m2 के बाद वैलिड है, तो m2 इस जगह पर भी हो सकता है और इस जगह पर भी हो सकता है। जहाँ पर भी हो आप नोट करें। हम बात करते हैं अगर ये इस जगह पर हो m2, तो दोनों स्टेटमेंट एट ए टाइम कब वैलिड होंगी? दोनों स्टेटमेंट इसके बाद वैलिड होंगी m2 के, यानी m2 बड़ा है तो उसके बाद। अगर m2 इस जगह पर होता तो फिर जो दोनों स्टेटमेंट वैलिड होती वो इसके बाद होती, क्योंकि इससे पहले जो है फर्स्ट स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, यानी जो भी इनमें से बड़ा होता उसके बाद ये स्टेटमेंट वैलिड होती। तो इसी वजह से आगे जाकर जब हम
प्रूव करने लगे हैं कि एस एन कन्वर्ज करता है एस को, तो हमने इसको लिखा एस एन माइनस एस एन के प्लस एस एन के माइनस एस, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ की। ये एक्सप्रेशन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, ये एक्सप्रेशन भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, बट अंडर दिस कंडीशन कि एन मस्ट बी मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंडीशन है। अगर ये ना लिखी जाए तो फिर ये लिखना जो है काफ़ी हद तक जो है बेमानी हो जाता है। तो इसको बामानी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसको मेंशन किया जाए। तो आप देखें, नो डाउट ये कोई नंबर ही होगा ना, एंड नॉट फॉर एग्जांपल। हमने साबित कर दिया कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट दिस नंबर इफ़ दिस वी सेड एन नॉट such that Sn minus S mod is less than epsilon for all n is greater than n naught. So we have proved that Sn is a convergent sequence. तो इस तरीके से ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि लिखा जा रहा है जिसकी जनरल टर्म है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन 1/n, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि हम इसको साबित करते हैं कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। अगर ये कॉची नहीं है तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगा प्रीवियस थ्योरम के हवाले से। अब देखें, हमने लेट टी एन बी डिफाइंड बाय, इसकी जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर लिया हमने टी एन के साथ। अब हम एम और एन कंसीडर करते हैं दो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, सो वी कंसीडर दैट एन इज़ ग्रेटर देन एम। इक्वल वाला केस भी हो सकता है, लेकिन इक्वल कंसीडर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम टर्म्स फिर लेंगे तो वो तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगी। सो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी दैट वी टेक वन इज़ बिगर देन दी अदर वन। नो वी टेक दिस डिफरेंस टी एन माइनस टी एम मॉड। अब देखें कि ये हमने एन को एम से बड़ा कंसीडर किया है, तो अगर मैं यहाँ पर टी एम लिखता हूँ तो ये इक्वल होगा हमारे पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन 1/m। अब अगर इसके ऊपर मैं टी एन लिखूँ तो आप नोट करें, अगर m की वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 होती और n की वैल्यू 150 होती, तो 150th टर्म तक जब मैं लिख रहा होता तो यहाँ पर 1/100 भी इसमें आता, या ये वाली तमाम 1/100 टर्म्स उसमें आती। तो इस लिहाज से अगर n तक जाना है तो m से गुजर कर ही हम जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और प्लस अप टू सो ऑन, तो ये 1/m भी आएगा। इसके बाद 1/m प्लस फर्स्ट टर्म भी आएगी। इसी तरीके से जब हम चलते रहेंगे तो 1/n तक पहुँचेंगे। तो जब हम इसका डिफरेंस कंसीडर करेंगे टी एन माइनस टी एम, तो ये तमाम जो पहली टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास, इंक्लूडिंग दिस, और जो बचेगा वो होगा हमारे पास टी 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 और प्लस अप टू सो ऑन 1/n। यानी आप देखें, अगर हमारे पास जो बात कर रहा था हम 1 से स्टार्ट करते 1/2 और अप टू सो ऑन 1/100, m की वैल्यू 100 लेते, फिर आगे 1/101 और 1/102 और होता 1/150। शुरू वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती, बाकी जितनी टर्म्स बचती वो हमारे पास 50 टर्म्स बचती, यानी 150 में से 100 टर्म्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो बाकी 50 टर्म्स बचती जो काट दी 100 टर्म्स। ऐसे ही यहाँ पर जब एन एम के लिहाज से बात करेंगे तो ये वाली जो टर्म्स बाकी बचेंगी वो n माइनस एम टर्म्स होंगी। तो डेट्स वाई यहाँ पर जब हमने इसको लिखा 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 प्लस 1/n, तो हमारे पास ये वाली जो टोटल टर्म्स हैं ये n माइनस एम टर्म्स हैं। और अब क्योंकि इनमें से जो सबसे छोटी टर्म है वो 1/n है, जैसे आप नोट करें यहाँ पर जो सबसे छोटी टर्म है 1/101 से 1/150 तक, वो 1/150 है। तो हम हर जो प्रीवियस टर्म है उसको सबसे छोटी टर्म से रिप्लेस कर देते हैं।
यानी 1/m+1 को भी 1/n से रिप्लेस कर देते हैं, 1/m+2 को भी 1/n से, हर टर्म को एंड वाली इटसेल्फ 1/n+1 बच जाती है। तो टोटल टर्म्स हमारे पास ये है n-m टर्म्स। तो डेट्स वाई अगर हमारे पास 5 जो है वो 10 टाइम्स लिखा गया हो तो ये सक्सेसिव एडिशन जो है असल में यही मल्टीप्लिकेशन होती है 10 टाइम्स 5। तो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ n-m टाइम्स 1/n, और ये बन जाता है 1-m/n। अब कंडीशन क्या है हमारे पास कि n इज़ ग्रेटर देन m, मींस कि अगर m की वैल्यू हम 50 ले रहे हैं तो n की वैल्यू हम 100 भी कंसिडर कर सकते हैं, उससे दुगनी। दिस इज़ द रीज़न हमने पर्टिकुलर केस कंसिडर किया है कि n को हम 2m के इक्वल कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 1 माइनस और m/n की वैल्यू भी हमने 2m कंसिडर कर ली है। सो दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/2 which is equal to 1/2. So we have proved that Tn minus Tm mod is greater than 1/2. यानी हमने जो प्रूव करना था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट n naught from the set of positive integers such that Sn minus Sm is less than epsilon, यानी for all n m is greater than n naught, यानी हर एप्सिलॉन के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। लेकिन हमने साबित किया कि 1/2 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अगर एक भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपने प्रूव कर दिया कि स्टेटमेंट वैलिड नहीं है तो साबित हो जाएगा कि Tn कॉची सीक्वेंस नहीं है, और अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, और इस वजह से ये डाइवर्जेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।